Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Net Aspirants. Today we discuss the previous year question. It is part 4 from Teaching Aptitude paper 1. Question number 1. Which of the following statement best describes summative evaluation in the evaluation procedure? कौन सा स्टेटमेंट समेटिव इवैल्यूएशन का बेस्ट डिस्क्राइब किया है? ऑप्शन ए, द टीचर क्लेरिफाइज द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ. ऑप्शन बी, ए टीचर अवार्ड्स ग्रेड टू द स्टूडेंट आफ्टर हैविंग ट्रांजैक्टेड ऑफ कोर्स वर्क. ऑप्शन सी, ड्यूरिंग इंटरेक्शन द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम द टीचर प्रोवाइड्स फीडबैक. ऑप्शन डी, the learner's motivation is raised by the teacher through a question answer session during feedback. देखो, समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? एंड ऑफ द सेमिस्टर जो इवैल्यूएशन किया जाता है और एंड ऑफ द प्रोग्राम जो इवैल्यूएशन किया जाता है उसको बोला जाता है समेटिव इवैल्यूएशन. तो इसका बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. ए टीचर अवार्ड्स ग्रेड टू द स्टूडेंट आफ्टर हैविंग ट्रांजैक्टेड द कोर्स वर्क. एक कोर्स खत्म होने के बाद जो ग्रेड प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए जो इवैल्यूएशन किया जाता है उसको बोला जाता है समेटिव इवैल्यूएशन. क्वेश्चन नंबर 2. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, इन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिपोर्टेड टू द पेरेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर. एंड ऑफ द ईयर जो इवैल्यूएशन किया जाता है उसको बोला जाता है समेटिव इवैल्यूएशन, नॉट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स. स्टेटमेंट 2, इन समेटिव इवैल्यूएशन द टीचर क्लैरिफाइज द डाउट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ. क्लासरूम में टीचर के द्वारा जो डाउट क्लियर किया जाता है स्टूडेंट का उसको बोला जाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, नॉट समेटिव इवैल्यूएशन. तो स्टेटमेंट 2 ऑल्सो फॉल्स. इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स. देखो, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. समेटिव इवैल्यूएशन इज ए टाइप ऑफ इवैल्यूएशन दैट ऑकर्स एट द एंड ऑफ ए लर्निंग पीरियड और प्रोग्राम. कोई लर्निंग पीरियड और प्रोग्राम खत्म होने के बाद जो इवैल्यूएशन किया जाता है ग्रेड प्रोवाइड करने के लिए उसको बोला जाता है समेटिव इवैल्यूएशन. एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज ए टाइप ऑफ इवैल्यूएशन दैट असेस द डेवलपमेंट और प्रोग्रेस ऑफ ए प्रोजेक्ट. एक प्रोजेक्ट और कोई भी कोर्स का प्रोग्रेस देखने के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है. अ प्रोग्राम और प्रोडक्ट टू इम्प्रूव इट्स इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए. इट इज डन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस to provide feedback and make necessary changes before the final product is released. फाइनल प्रोडक्ट रिलीज करने के पहले जो फीडबैक और डेवलपमेंट प्रोसेस को देखा जाता है उसको बोला जाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू अकर विदाउट रेनफोर्समेंट ऑफ पार्टिकुलर रेस्पॉन्स एंड सीम्स टू इन्वॉल्व चेंज इन द वेज इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड. विदाउट रेनफोर्समेंट जो रेस्पॉन्स होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है लेटेंट लर्निंग. ऑप्शन बी. देखो, इसका ऑप्शन है. ऑप्शन ए पैसिव लर्निंग, ऑप्शन बी लेटेंट लर्निंग, ऑप्शन सी एक्टिव लर्निंग, ऑप्शन डी इनसाइट लर्निंग. इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लेटेंट लर्निंग. लेटेंट लर्निंग क्या होता है? लेटेंट लर्निंग refers to a type of learning that occurs without immediate reinforcement or obvious external reward. कोई external reward और immediate reinforcement के बिना जो लर्निंग किया जाता है उसको बोला जाता है latent learning. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, according to Brown and Ciofloctelli, according to Brown and Ciofloctelli Parker, which of the following are the elements of cooperative learning? Brown and Ciofloctelli जो लर्निंग एलिमेंट्स के बारे में बोला है कोऑपरेटिव लर्निंग में वो कौन कौन सा है?
ए इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, बी डेमोन्स्ट्रेशन, सी ब्रेनस्टॉर्मिंग, डी ग्रुप प्रोसेसिंग, सी ई सोशल स्किल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 ए, डी एंड ई, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, ग्रुप प्रोसेसिंग एंड सोशल स्किल्स। देखो ब्राउन एंड सियोफ्लोक्टेली propose 5 elements of cooperative learning. Positive interdependence, face-to-face interaction, individual accountability, interpersonal skill and group processing. ये जो 5 कोऑपरेटिव लर्निंग का एलिमेंट्स है यही दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर। नो, गुड टीचिंग फॉर्मल भी हो सकता है, नॉन फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मली होना पड़ेगा, ये नहीं है। स्टेटमेंट 2, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग में कोई डिफरेंस नहीं है। इट इज ऑल्सो फॉल्स। टीचिंग एंड लर्निंग में डिफरेंस है। जनरली टीचिंग इन्वॉल्व्स imparting knowledge and understanding through explanation and interaction, focus on the concept and critical thinking. But on the other hand, training aims to develop specific skill through hands-on practice. प्रैक्टिस के द्वारा कोई स्पेसिफिक स्किल डेवलप किया जाता है ट्रेनिंग के द्वारा। In the light of the above statement, choose the correct answer from the option गिवन बिलो। देखो ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओएस पैडलेट ऑनलाइन टूल्स कैन बी यूज्ड। पैडलेट क्या होता है? पैडलेट इज एन ऑनलाइन टूल। पैडलेट यूज करके क्या क्या किया जाता है? ए, फॉर क्रिएटिंग वर्चुअल वॉल, बी फॉर अपलोडिंग द फाइल्स, सी फॉर कोलैबोरेटिव वर्क, डी फॉर पोस्टिंग द पिक्चर एंड टेक्स्ट। देखो इसका आंसर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी डी। पैडलेट यूज करके ये सब किया जाता है, क्रिएटिंग वर्चुअल वॉल, अपलोडिंग द फाइल्स, कोलैबोरेटिव वर्क एंड पोस्टिंग द पिक्चर एंड टेक्स्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ पेडागोजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन ए सीक्वेंस। हार्वर्ड का जो टीचिंग एंड लर्निंग का एलिमेंट्स दिया था उसको सीक्वेंस में लगाओ। ए प्रिपरेशन, बी एसोसिएशन, सी प्रेजेंटेशन, डी एप्लीकेशन, ई जनरलाइजेशन। देखो इतना तो सबको पता होगा, एप्लीकेशन लास्ट में आएगा, तो डी लास्ट में आएगा, एंड प्रिपरेशन फास्ट में आएगा। फास्ट प्रिपरेशन किया जाता है, ऑप्शन ए फास्ट में आएगा। तो ए फास्ट में एंड डी लास्ट में, एक ही ऑप्शन में है, वो ऑप्शन नंबर 3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। एट फर्स्ट प्रिपरेशन, उसके बाद प्रेजेंटेशन, उसके बाद एसोसिएशन, उसके बाद जनरलाइजेशन, उसके बाद एप्लीकेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 ए सी बी ई डी। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, entry behavior implies the activities and response of the learner after the completion of the teaching learning process. Entry behavior टीचिंग लर्निंग कंप्लीट होने के बाद देखा जाता है, इट इज फॉल्स। एंट्री बिहेवियर बिफोर स्टार्टिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो एक्टिविटीज होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले, जो एक्टिविटीज और रेस्पॉन्स होता है उसको द्वारा एंट्री बिहेवियर चेक किया जाता है। एंड स्टेटमेंट 2,
टर्मिनल बिहेवियर implies the activities of the learner prior to the teaching learning process. No. टर्मिनल बिहेवियर क्या होता है? टर्मिनल बिहेवियर इज फाइनल आउटकम ऑफ द प्रोग्राम और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो फाइनल आउटकम होता है उसको बोला जाता है टर्मिनल बिहेवियर. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9. अरेंज द 5 स्टेप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू मॉरिसन इन द असेंडिंग सीक्वेंस. असेंडिंग सीक्वेंस में लगाओ जो मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल का स्टेप दिया हुआ था. ए ऑर्गेनाइजेशन, बी एसिमिलेशन, सी प्रेजेंटेशन, डी रिसाइटेशन, ई एक्सप्लोरेशन. देखो एट फर्स्ट मॉरिसन का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल का स्टेप था उसमें एट फर्स्ट था एक्सप्लोरेशन. मतलब ई ऑप्शन ई पहले आएगा. ई पहले एक ही ऑप्शन में है, वो ऑप्शन नंबर 1. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1. फर्स्ट होगा एक्सप्लोरेशन, उसके बाद प्रेजेंटेशन, उसके बाद एसिमिलेशन, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद रिसाइटेशन. इसका आंसर ऑप्शन 1 ई सी बी ए डी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10. इन लर्निंग क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट आर एन एग्जाम्पल ऑफ. क्लासिकल कंडीशन किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए implicit memory, option B eidetic memory, option C retroactive memory, option D explicit memory. Classical conditioning effects are an example of implicit memory. इसका आंसर होगा implicit memory, ऑप्शन A implicit memory. implicit memory क्या होता है? implicit memory refers to a type of long term memory that involves the automatic and unconscious retrieval of information without conscious awareness. कोई conscious awareness के बिना कोई चीज याद कर लेना उसको बोला जाता है implicit memory. थैंक यू. आज के लिए इतना ही. चैनल में और भी बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, वो भी देख सकते हो. थैंक यू.